Very good morning, everyone. Welcome back. And this will be the last point in our topic national income. ठीक है, नेशनल इनकम अपना जो चल रहा है उसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम मीन्स व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. ठीक है, कि नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम मीन्स व्हाट, क्या होता है, ये सब हमने देख लिया. नेशनल इनकम मीन्स व्हाट, जनरली इट इज द इनकम ऑफ नेशन. ओके, और अगर उसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे या फिर अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced during the year and that must be calculated without duplication. Okay, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अपने प्रोड्यूस होने वाले हैं पूरे साल भर के अंदर, उसकी फाइनल वैल्यू हमें कंसिडर करनी है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह रहेंगे उसकी वैल्यू को हमें इग्नोर करना होगा एंड उसके बाद जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी उस सब का टोटल अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएंगी इंडिया की नेशनल इनकम. ठीक है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो ये जितना बात करने में, जितना सुनने में हमें इजी लग रहा है, क्या एक्चुअल में वो इतना इजी है कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें, राइट? If I tell you that you have studied this chapter and you know how to calculate national income, you can calculate national income. You are the very brilliant student. So go and calculate national income for the financial year 2019-20. ठीक है, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है. जाओ कैलकुलेट करो नेशनल इनकम. क्या इतना इजी है वो कैलकुलेट करना? डेफिनेटली नॉट. देयर आर n number of difficulties, okay, n number of problems, n number of troubles while calculating national income. Okay, so they can be basically divided into two parts. One is theoretical difficulties and second is practical difficulties. Okay, practical difficulties or statistical difficulties you may call it. प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज या फिर स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज का मतलब होता है कि जब हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करने को बैठेंगे ना, तो कैलकुलेशन करते टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. ठीक है, कैलकुलेशन करते टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. और थियोरेटिकल डिफिकल्टीज मीन्स बाकी सब जनरल डिफिकल्टीज. ओके, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स. ओके, सो सी नंबर 1, फर्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स. राइट, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ रिटायर्ड पर्सन, ओके, जिसको पेंशन मिल रही है. ठीक है, कोई एक रिटायर्ड बंदा है जिसको गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है. तो भाई ऑन वन हैंड यू मस्ट कॉल इट एज हिज इनकम, क्योंकि उस बुढ़े की या फिर उस ओल्ड पर्सन की जो इनकम रहेगी वो क्या है, तो उसकी पेंशन ही है. ओके, बट इट इज द ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज दिस इज द एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर कर रहा है इस ओल्ड पर्सन को. ओके, सो देयर आर सम इनकम्स लाइक पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट से उसको भत्ता मिलता है. ठीक है, अलाउंस मिलता है कि भाई आप अनएम्प्लॉयड हो तो लेट्स हैव इट. ओके, सो ऑन वन हैंड दिस इज द इनकम फॉर दैट इंडिविजुअल, बट ऑन द अदर हैंड दिस इज द एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट. तो ये हो जाएगा आपके लिए ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी वो जो खर्चा कर रही है वो कहां से कर रही है? अपनी खुद की इनकम में से कर रही है ना. आई एम सॉरी, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम मिल रही है उसमें से 1000 रुपीज उन्होंने इस इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दिए. ठीक है, इस इंडिविजुअल को 1000 रुपीज अगर यहां पे मिल रहे हैं, सो दिस 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इज अ पेंशन. अगर ये 1000 रुपीज हम इस इंडिविजुअल की इनकम में काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1000 रुपीज गवर्नमेंट की इनकम का एक पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट चोरी करके तो आपको नहीं दे रही है ना, गवर्नमेंट अपनी खुद की इनकम में से पेमेंट कर रही है. तो यहां पे तो उसका एक बार काउंटिंग हो चुका है. अगर आप यहां पे दोबारा से काउंटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? वो डबल काउंटिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ऑन दी वन हैंड दिस इज द इनकम फॉर द इंडिविजुअल. मतलब हमें एक साइड से ऐसा लगता है कि भाई ये बंदे की इनकम है तो इसको तो कैलकुलेट करना बनता है, बट ऑन द अदर हैंड दिस इज द एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट. तो ट्रांसफर पेमेंट्स को हमें इग्नोर करना
जरूरी होता है, ठीक है। अगर किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं रहेगा तो वो क्या कर देगा, वो ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड कर देगा, जिसकी वजह से नेशनल इनकम की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक्यूरेट नहीं रहेगी। ओके, तो ये एक बड़ी डिफिकल्टी है। नंबर 2, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, या फिर नेशनल इनकम, किसी की भी बात करो, जब हम बात करते हैं फॉरेन फर्म्स विच आर एस्टैब्लिश्ड in India, within India, okay, they are producing within India, within the geographical boundaries of the country, तो इसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम काउंट कर लेते हैं अपनी नेशनल इनकम के अंदर कि बट उस प्रोडक्ट में से जो भी सेल आउट वो करेगा, जो भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह मिलने वाली, वो सारी प्रॉफिटेबिलिटी वो क्या हमें देने वाले, इंडियन गवर्नमेंट को देंगे? डेफिनेटली नॉट। दे विल गिव ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल देयर इनकम they will give to their head office which is in their home country, ठीक है, which is outside India। तो जो फॉरेन फर्म्स होती है उनकी इनकम्स को हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं भाई, लेकिन उसका हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो पैसा हम यहाँ पे यूज भी तो नहीं कर सकते ना। वो पैसा वो कंपनी अपने घर भेज देगी, बराबर है, अपने मायके भेज देगी, राइट। सो इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स उसको कैलकुलेट करना तो चाहिए, बट कैलकुलेट करके भी उसका कोई फायदा है नहीं, तो ये एक डिफिकल्टी हो जाती है। नंबर 3, अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज ऑल्सो मस्ट नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि अगर आप उसको भी कैलकुलेट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स, ओके, दिन रात बंदी काम करती है, दिन रात काम करते हैं वो, बट उनको कुछ मिलता है क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ भी, मीन्स द सेटिस्फैक्शन इज अनदर थिंग, मॉनेटरी पेमेंट उनको कुछ नहीं मिलता है, ओके। तो अगर उस प्रोडक्ट्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी तो कोई मनी वैल्यू है नहीं, तो उसको कैलकुलेट करके अपनी नेशनल इनकम जबरदस्ती बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो अनपेड सर्विसेज जो भी रहेंगे उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। जिन सर्विसेज के लिए आपको मॉनेटरी वैल्यू कुछ मिलने वाली, कुछ पैसा मिलने वाला है, बस उसी को कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। नाउ सपोज हमने बोला कि इंडिया की नेशनल इनकम है 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज हमने जो कहे वो काउंट की, हमने लोगों से पूछा भाई तेरी इनकम कितनी है, तेरी कितनी है, तेरी कितनी है, हमने सबकी इनकम काउंट की एंड हमें पता चल रहा है कि नेशनल इनकम अपनी है 1 करोड़ रुपीज। बट दिस 1 करोड़ क्या ये हमारी रियल इनकम रहती है, एक्चुअल इनकम होती है 1 करोड़? डेफिनेटली नॉट। देयर आर सो मेनी पीपल्स जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाते हैं, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई कुछ करता है। विल दे टेल यू देयर एक्चुअल इनकम, व्हाट इज देयर एक्चुअल इनकम, एंड विल दे रिवील देयर एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम इन फ्रंट ऑफ यू? डेफिनेटली नॉट। अगर मैंने बोला भाई किसी को कि हे आपकी क्या इनकम है, उसने बोला है नहीं मैं कुछ नहीं, मैं घर पे बैठा रहता हूँ, बट भाई तेरा तो बहुत बड़ा बंगला है, तेरे पास गाड़ी है, ये है वो है, क्या करता है, तो काम क्या करता है? नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं घर पे बैठा रहता हूँ। वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मैं चोरी करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं जुए का अड्डा चलाता हूँ, राइट, या फिर मेरा इलीगल वाइन शॉप है, इलीगल लॉटरी का बिजनेस है, ये सब आपको बोलेगा क्या? वो इलीगल हॉर्स रेसेस चलाता हूँ, मैं कार रेसेस चलाता हूँ, गैम्बलिंग करता हूँ, ओके। कैन ही टेल दिस टू यू? डेफिनेटली नॉट। ही विल नॉट रिवील हिज एक्चुअल इनकम। तो हो सकता है कि 20 लाख रुपीज कुछ इलीगल एक्टिविटीज में से भी इनकम हो रही है इंडिया को, बट वो उन्होंने हमें नहीं बताई, दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो एक्चुअल इनकम अपनी हो सकता है कि 1.2 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, ओके। दिस नंबर्स इनको ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे नंबर्स बोल रहा हूँ। कभी भी किसी भी कंट्री की इनकम 1000 रुपीज या 1 करोड़ रुपीज नहीं हो सकती है, ओके। सो बस बात करने का मोटिव ये है, बोलने का मोटिव ये है कि भाई इलीगल सर्विसेज जो भी रहेंगे या इलीगल एक्टिविटीज में से मिलने वाली जो इनकम है वो सामने वाला बंदा हमें नहीं बताएगा। अगर वो सामने वाला बंदा हमें नहीं बताएगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमें जो भी नेशनल इनकम की वैल्यू मिलेगी वो हमारे लिए रियल नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्टी है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। सो मेनी टाइम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज, गवर्नमेंट जनरली प्रोडक्शन नहीं करती है, ठीक है, करती है लेकिन ऑन दैट लेवल प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का प्रेफरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट का जो प्रेफरेंस होता है वो होता है सोशल सर्विसेज के अंदर,
गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल सर्विसेज और सोशल और अदर सर्विसेज कोई भी टाइप की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रेफरेंस होता है वो प्रोडक्शन में कम होता है, सर्विसेज में ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस सर्विसेज होती है, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। ओके, तो इसकी जो वैल्यू हम काउंट करेंगे कि भाई सपोज गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस जो होते हैं उनको अपॉइंट किया है, डिफेंस के लिए उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। तो सो दीज आर नॉट दी सर्विसेज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, जिससे कि हम उनकी वैल्यू काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना एक बिस्किट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली लुक एंड टेस्ट लाइक पार्ले जी, एग्जैक्टली पार्ले जी जैसा ही दिखता है, पार्ले जी जैसी ही उसकी टेस्ट है, एवरीथिंग इज लाइक पार्ले जी, ओके, एवरीथिंग। तो भाई पार्ले जी अगर 5 रुपए में आप वो बंदा सेल करता है, तो आप भी अपना बिस्किट कितने में सेल करोगे? 5 रुपए में सेल करोगे। मीन्स इन दैट केस यू कैन इजीली मेजर द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके, इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। बट गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक पुलिस है, आर्मी है, इनकी वैल्यू कहां से हम मेजर करें? अगर इनके लिए हम सपोज कोई बंदा बोलता है कि नो आई विल गिव हिम 10 रुपीज पर डे एज इज सैलरी, और कोई बंदा बोलता है कि आई विल गिव हिम 10,000 रुपीज पर डे एज इज सैलरीज, तो भाई हम ज्यादा दे रहे कि कम दे रहे? ओके, कहां से हम ये करें? उसके लिए हमारे पास कोई बेस है ही नहीं, राइट? सो in case of government services we cannot measure their actual values of the services given by them, तो उनको भी काउंट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी वैल्यूज हमारे हाथ में रहेगी हम उसको ऐड कर लेते हैं, बट अगर वो वैल्यूज बहुत ज्यादा है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास आने वाली इनकम रॉन्ग रहेगी, ठीक है, या फिर बहुत कम है तो भी हमारे पास आने वाली इनकम रॉन्ग रहेगी, हमारे पास टोटल जो डेटा हम तैयार करेंगे वो रॉन्ग रहेगा, इन शॉर्ट। Next, production for self-consumption. Well, production for self-consumption is also must be added in the national income. Okay, for example, what happens generally? अगर कोई फार्मर है, ठीक है, उसने प्रोडक्शन किया है, नेशनल इनकम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रोडक्शन हम कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। सपोज कोई फार्मर है जिसने प्रोडक्शन किया है व्हीट, ओके, गेहूं का प्रोडक्शन किया है, he has produced 100 tons of wheat, 100 tons of wheat he has produced। उसमें से उसको खुद को भी लगता है ना 5-6 लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ही केप्ट 5 tons फॉर सेल्फ कंजम्पशन, 5 tons ही केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसने खुद के लिए 5 टन अपने घर में रख दिया, और जो बचा हुआ 95 टन्स है, वो 95 टन्स उसने मार्केट में बेचने के लिए प्रेजेंट किया, ठीक है, लेके आया वो मार्केट में 95 टन्स उसने सेल किया। तो हमें क्या दिखता है? दैट मिस्टर ए, अ फार्मर, हैज सोल्ड और हैज प्रोड्यूस 95 टन्स ऑफ व्हीट, और हम कैलकुलेट कर लेते हैं 95 टन्स, बट एक्चुअल में उसने खुद के लिए भी कुछ निकाल के रखा होता है जो कि उसका खुद का प्रोडक्शन है एक्चुअल में, तो उसे भी हमें काउंट करना चाहिए, ओके। और उसे क्यों काउंट करना चाहिए? आप बोलोगे कि भाई अभी ये 100 टन सेल आउट नहीं करने वाला है, ये सेल आउट तो 95 टन ही करने वाला है, तो उसको जो इनकम जनरेट होगी वो सिर्फ 95 टन में से ही जनरेट होगी, बचे हुए जो 5 टन उसने खुद के लिए रखे उसमें से तो कोई इनकम जनरेट होने वाला नहीं है, तो क्यों उसको भी कंसिडर करना चाहिए? सो सिंपल सी बात है, सपोज उसने अगर ये व्हीट का प्रोडक्शन नहीं किया होता, उसने कुछ और प्रोडक्शन किया होता, तो उसको ये जो 5 टन ऑफ व्हीट है ना, ये मार्केट से परचेस करके लाना पड़ता, ठीक है, परचेस करके लाना पड़ता, तो वहां पे उसका खर्चा हो जाता, जो कि अभी उसका खर्चा नहीं हो रहा है, मतलब भाई उसका खर्चा बच गया, दिस इज द इनकम फॉर हिम, राइट? ये भी तो उसके लिए एक इनकम ही हो गई ना कि भाई उसका खर्चा बच गया है, ओके। तो इसको हम इन शॉर्ट ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि भाई उसने मार्केट के अंदर वो लेके गया 100 टन टोटल, जिसमें से 5 टन उसने खुद के लिए परचेस कर लिया और 95 टन उसने मार्केट में सेल कर दिया, दूसरे लोगों ने परचेस कर लिया, ओके। So production for self-consumption is also needed to be calculated. Next, changing price levels. See guys, so many times prices of products do not remain constant, they keeps changing, okay.
सो सपोज प्राइसेस आपकी हाई हो जाती है, सपोज प्राइसेस गेट्स हाई एंड इवन इफ यू प्रोड्यूस लेस, ओके, प्राइसेस गॉट हाई एंड प्रोडक्शन got less. Even if you produce less, in that case also your national income may show an increase. ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन भले ही कम है बट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है ना. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है जिसकी प्राइस थी पहले 5 रुपए और मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता था तो मेरी इनकम होती थी 500 रुपए. अभी इसकी प्राइस हो गई है 10 रुपए, इसकी प्राइस हो गई है 10 रुपए बट मेरा प्रोडक्शन अभी सिर्फ 60 यूनिट्स है तो मेरी इनकम हो रही है 600 रुपीज. मेरी इनकम अभी भी ज्यादा दिख रही है बट मेरा प्रोडक्शन तो एक्चुअल में नीचे है. ओके, सो इन दैट केस अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी इनकम गिर गई है बिकॉज पहले 100 यूनिट्स का होता था अभी 60 यूनिट्स का हो रहा है. और जब अगर आप मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है. राइट, सो चेंजिंग प्राइस लेवल अगेन में ब्रिंग सम डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. ये तो हो गई भाई सारी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कि जब आप एक्चुअल में काउंटिंग करने बैठोगे तब भी कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है आपको. ओके, सो नंबर 1 एंड द बिग वन डिफिकल्टी इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इंटरमीडिएट कमोडिटीज आपको लगती है वो काउंट होनी नहीं चाहिए. ओके, तो डबल काउंटिंग बिकम्स वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड अगर कोई एक्सपर्ट बंदा कैलकुलेट करने के लिए बैठेगा तो ही वो अच्छे से इसको अवॉइड कर सकता है कि भाई ये फाइनल प्रोडक्ट है, चलो इसको काउंट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल्स है, इन सब की वैल्यूज को रिड्यूस करना है. ओके, दिस ऑल कैन बी डन बाय ओनली एक्सपर्ट पर्सन, एवरीवन कैन नॉट डू दैट. ठीक है, तो डबल काउंटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. रॉ मटेरियल गलती से भी काउंट नहीं होना चाहिए. Number 2, existence of non-monetized sector. There are some sectors which do not exchange goods and services for money. Okay, means sometimes barter exchange takes place. तो जब भी बार्टर एक्सचेंज होता है तो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होती जो कि हम काउंट कर सके. राइट, सपोज मुझे एक डॉगी पसंद था, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास डॉगी था, मुझे डॉगी बहुत पसंद था. मैंने बोला यार आई वांट द डॉग. उसने बोला ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट अभी अभी आपके गाय को जो बछड़ा हुआ है मुझे वो चाहिए. ठीक है, मीन्स ही वांट द पपी ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, गाय का बच्चा. ठीक है, उसको गाय का बच्चा चाहिए जो मेरे पास है और मुझे उसके पास जो डॉगी है वो चाहिए. तो अभी हम क्यों किसी को पैसा देंगे ना. मैं बोलूंगा ठीक है तू मेरा गाय का बच्चा लेके जा, मैं डॉगी लेके आता हूँ. ठीक है, तो ये हो गया बार्टर एक्सचेंज. राइट, सो इन दैट केस कोई मुझे बता सकता कि भाई मैंने कितने रुपए में डॉगी परचेस किया या फिर उसने कितने रुपए में वो गाय का बच्चा लिया. नो, वी कैन नॉट मेजर एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू इन सच केसेस. तो अगर नॉन मोनेटाइज सेक्टर की बात आ जाती है तो फिर से हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और हमें कोई ना कोई इमेजिनरी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, इमेजिनरी वैल्यू को वहां पे कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. जो डेटा आप कलेक्ट करोगे अगर वो इनएडिक्वेट है या फिर अनरिलायबल है, मतलब प्रॉपर डेटा अगर आपको नहीं मिलता है. ठीक है, सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि ये आपके घर पे देखो कोई भी पेरेंट्स घर पे नहीं होते, आप बच्चे बच्चे घर पे रहते हो, या फिर इन सो मेनी हाउसेज जनरली जो हाउसवाइफ रहती है वो इलिटरेट होती है. ठीक है, काफी जगह पे ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमारी मम्मियाँ जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो इन दैट केस जनरली कभी कभी आपके घर पे आते हैं, देखिए गवर्नमेंट के लोग कुछ भी सर्वेस करने के लिए. अगर कोई भी सर्वे करने के लिए कोई बंदा किसी के डोर पे जा रहा है और उस टाइम पे घर में प्रॉपर लिटरेट पर्सन अवेलेबल नहीं है तो वो जो आपको डेटा देगा वो एकदम प्रॉपर डेटा होगा ऐसा नहीं है. तो अगर आपके पास फॉल्टी डेटा आपको मिलता है तो आप जो भी प्रोसेस करोगे आगे वो भी फॉल्टी रहेगी. ओके, बेस्ट एग्जांपल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इलिटरेट पर्सन. ओके, इवन इफ वी गो टू तहसील कार्यालय, ठीक है, तहसील ऑफिस में हम जाते हैं और हमें चाहिए इनकम सर्टिफिकेट खुद का. ओके, आपको पता है कि नहीं पता नहीं,
बट यू मे आस्क योर पेरेंट्स कि भाई, या फिर आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है तो उनसे पूछ के देखो अपना इनकम सर्टिफिकेट है क्या। ओके, अगर हमने इनकम सर्टिफिकेट निकाला है तो लेट्स चेक आउट द फिगर ऑन दैट। ओके, देर आर सो मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से, सैलरीड पीपल है, बहुत जन है जिनके इनकम सर्टिफिकेट पे जो वैल्यूज रहती है ना वो रहती है 20,000 पर ईयर, 50,000 पर ईयर। भाई 50,000 पर ईयर क्या होता है ये? अगर 60,000 पर ईयर भी मैं बोलता हूँ तो भी क्या होता है, इसका मतलब 5,000 रुपीज पर मंथ। एक्चुअल में किसी परिवार की 5,000 रुपीज इनकम होती है क्या? नहीं होती है ना यार। आज के जमाने में किसकी इनकम इतनी है? चलो 5,000 तो भी एक टाइम ठीक है, 20,000 रुपीज पर ईयर मीन्स व्हाट? ये क्या बात है? ओके, सो मेनी टाइम्स द डेटा वी रिसीव इज नॉट एक्यूरेट। सामने वाला बंदा हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, और अगर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो अगर इनएडिक्वेट है, अनरिलायबल है, तो हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड ही रहेगी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। सो मेनी टाइम्स जनरली इन बिजनेसेस क्या होता है, सपोज मेरा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो भी एसेट्स है ना सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट चला जाता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में गया मतलब मेरा लॉस ज्यादा दिख रहा है अभी। और अभी अगर मेरा लॉस ज्यादा दिख रहा है, सपोज मैंने 30,000 रुपए भी, सपोज 1 करोड़ रुपीज मैंने बोला था ना, ठीक है, 1 करोड़ अगर मेरा नेट प्रॉफिट है, सपोज मैंने 30 लाख रुपए भी यहाँ पे अगर एज अ डेप्रिसिएशन डाल दिया ना, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट था वो इमीडिएटली 1 करोड़ से क्या हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। करेक्ट। सो मेनी टाइम्स टैक्सेस अवॉइड करने के लिए, टैक्सेस रिड्यूस करने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के कुछ पैंतरे आजमाते हैं जिससे कि डेप्रिसिएशन वगैरह हाईली चार्ज कर देंगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखा देंगे। इसमें क्या हो जाता है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट यू हैव अडॉप्टेड, वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट, वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट, क्या बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो या फिर बहुत कम डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, ये कौन बताएगा? ये भी तो एक डिफिकल्टी है ना। ठीक है, तो कोई बंदा कोई भी मेथड डेप्रिसिएशन के अडॉप्ट कर लेता है या फिर कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्ट कर लेता है, तो ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट बात हो जाती है। नंबर 5, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉसेस क्या होता है हमें पता है, वी हैव स्टडीड दैट इन अकाउंट्स। ठीक है, तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए एक टाइप से इनकम ही तो है ना। ठीक है, हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बट अगर हम कोई एसेट बेच रहे हैं जिसमें से हमें कोई फायदा हो रहा है, सपोज मैंने 1947 के टाइम पे एक लैंड लेके रखी थी जो कि मुझे हार्डली 1,000 रुपए में मिल गई थी, बहुत बड़ी लैंड थी, बहुत बड़ी जमीन थी। ठीक है, सिर्फ 1,000 रुपए में मिली थी मुझे। आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है, तो वो तो मेरा फायदा हो रहा है ना भाई, तो उसको भी तो मैंने कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते। कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉसेस आर इग्नोर्ड, बट दे आर ऑल्सो द इनकम्स फॉर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। मैंने वही बात की कि भाई अगर कोई बंदा, कि सपोज कोई बंदा इलिटरेट है जिसको ये सब चीजें नहीं समझ में आती, नेशनल इनकम क्या होता है, भाई मेरी इनकम क्या है, मुझे नहीं पता मेरी क्या इनकम है। ठीक है, देर आर सम पीपल लाइक दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस। ठीक है, जब जो काम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम होती है। कभी कभी उनको दिन भर में बहुत ज्यादा काम मिल जाता है तो उनकी बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है, कभी कभी उनको काम ही नहीं मिलता तो उनकी इनकम भी नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिक्शा वाला, जो रिक्शा वाला होता है अपना, हो सकता है किसी दिन उसको बस 2-3 राउंड मिल जाए। ठीक है, 100, 150, 200 रुपए कमाएगा। हो सकता है किसी दिन 10-15 राउंड मार लिए, 1,000 रुपए कमा लिए। ओके, और उसको अगर हम पूछेंगे व्हाट इज योर मंथली इनकम, वो बोलेगा ऐसा कुछ फिक्स तो होता नहीं है, बट निकल जाता है 4-5 हजार रुपए महीना जितना निकल जाता है। उसको खुद को नहीं पता है वो कितना कमा रहा है। राइट, सो इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस अगेन may present some difficulties in front of you. Second last है difficulties in classification of working population. जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, मतलब जो वर्कर्स होते हैं जनरली, उसको क्लासिफाई करने में भी आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। सपोज देयर इज अ फार्मर, ठीक है, कोई एक फार्मर है
तो वो जो फार्मर रहेगा, जब उसका सीजन रहेगा तब वो अपने खुद की खेती में बिजी रहेगा, और जो भी उसका प्रोडक्शन निकलेगा उसको मार्केट में सेल आउट करेगा। आपको डायरेक्ट वैल्यू बता सकता है कि भाई मेरे जो प्याज इस बार निकले थे मैंने 10 लाख रुपए में बेच दिए। ओके, माई ओनियन आई हैव सोल्ड आउट इन ₹10 लाख, तो आपको इमिडिएटली 10 लाख रुपए मिल गए। बट वो उसके सीजन की बात हो गई। इन हिज ऑफ सीजन पीरियड वो कहीं और भी कुछ और भी काम कर सकता है जहां से उसको इनकम मिलती रहेगी, जो कि आपने काउंट ही नहीं की है। सो वर्कर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दोज वर्कर्स इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ओके, कि भाई आपने उसको फार्मर की कैटेगरी में डाल दिया है, बट अगर वो कुछ माइनिंग का काम भी कर लेता है ओके ऑफ सीजन में, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेता है, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं उनके हाथ के नीचे एज अ लेबर काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वॉट, तो वो एक्स्ट्रा इनकम भी तो उसकी होने वाली है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर लेते। हमने उसको बोला फार्मर, तो फार्मर की अगर हम बात करेंगे तो उसकी खेती में से जितना निकला उतना हमने काउंट कर लिया, बात खत्म। तो वो भी तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है ना। एंड लास्ट वन इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ओके, इन्वेंटरी का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंटरी मीन्स व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक, या फिर आप उसको सिर्फ स्टॉक भी बोल सकते हो। स्टॉक इन योर गोडाउन ओके इज नोन एज इन्वेंटरी। सो दिस ऑल्सो मे हैपन कि भाई मुझे जो भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए मुझे जो भी रॉ मटेरियल्स लगने वाले वो फिलहाल बहुत सस्ते में मिल रहे हैं मुझे, ड्यू टू डाउन कंडीशंस इन द मार्केट अभी काफी डाउन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे रॉ मटेरियल सस्ते में मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, एक साथ है ना 2-4 साल भर मुझे जितना भी रॉ मटेरियल लगने वाला है, ठीक है, टोटल 5 साल का मैंने सपोज रॉ मटेरियल परचेस करके रख लिया मेरे पास। 5 साल का रॉ मटेरियल अगर मैंने खुद के पास परचेस करके रख लिया, तो आज मुझे वो रॉ मटेरियल सस्ते में मिला है, मीन्स मेरा जो आज का स्टॉक है वो काफी डाउन वैल्यू पे है। और जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन करने वाला हूँ सपोज आफ्टर 5 ईयर्स, तो उस टाइम पे उस रॉ मटेरियल की वैल्यू कितने भी ऊपर गई होगी शायद से। ओके, तो मैंने वो एक्चुअल वैल्यू को ही कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि मेरी प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकलेगी वो भी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। क्योंकि अगर मैंने ये पुरानी वैल्यू कंसिडर की तो मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू वहां पे कुछ और दिखाएंगी, न्यू वैल्यू कंसिडर की तो फिर से कुछ और दिखाएगी। सो विच शुड बी कंसिडर? जिस वैल्यू से मैंने परचेस किया था उसको कंसिडर करना है या फिर वैल्यू एट प्रेजेंट कंसिडर करना है? दिस इज अगेन बिकम्स अ क्वेश्चन। तो कोई बंदा इसको कंसिडर करेगा जो भी परचेस वैल्यू थी, कोई बंदा इसको परचेस करेगा जो कि करंट वैल्यू है। तो इन दैट केस देयर मे बी अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो दिस आर ऑल दी डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हो सकता है कि थोड़ा सा रैपिडली हो गया आज, थोड़ा फास्ट हो गया, बट अभी क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट करने का भी मेरा खुद का मन नहीं कर रहा है। ओके, सो लेट्स वाइंड इट अप। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, ओके, यू नीड टू वॉच द वीडियो वंस देन राइट डाउन द नोट्स। आप नोट्स जब लिखते हो तो आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो डेफिनेटली ऑलवेज वेलकम। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।